नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो रूस से आ रही है और रूस की जो चेतावनी इजराइल के लिए है वो जिन अल्फाज में है, जिन शब्दों का इस्तेमाल उसमें किया गया है, वो मैं कम से कम इस पूरे दौर में पहली बार सुन पा रहा हूं कि रशिया इस तरह से सीधे सीधे इजराइल को चेतावनी दे रहा है, आप कह सकते हैं धमकी दे रहा है। रशिया से बयान यह आया है कि इजराइल आग से ना खेले, इजराइल आग से ना खेले। न्यूक्लियर जो वो ख्वाब देख रहा है, न्यूक्लियर हमले वगैरह का, वो बेहद खतरनाक हो सकता है। और यह खबर भी कहीं और नहीं छपी है, N12 में छपी है, चैनल 12 में छपी है, जो इजराइल का चैनल है। यानी अमेरिका और इजराइल एक साथ आए हैं, यह दुनिया जानती है। रशिया और चाइना ईरान की मदद कर रहे हैं, यह भी दुनिया जानती है। लेकिन पिछले एक दो दिनों में जिस तरह से रशिया और चाइना के बयान आए हैं वो बहुत साफ बताते हैं कि अमेरिका अगर एस्केलेशन लैडर पर चढ़ेगा, अगर इस जंग को वो दोबारा बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो रशिया और चाइना और ज्यादा करीब आ सकते हैं ईरान के, और ज्यादा प्रोएक्टिव रोल निभा सकते हैं इस वार में। चाइना का आप देखिए, पेड्रो सांचेज यूरोप का इकलौता नेता है जो लगातार बयान दे रहा है ईरान और बाकी सबके पक्ष में, या फिर आप यह कहें कि जो लगातार बयान दे रहा है इजराइल और अमेरिका के खिलाफ, जिसने सीज फायर के दौरान जो दूतावास था, एम्बेसी थी स्पेन की, उसको दोबारा शुरू करवाया। जो लोग चले गए थे वापस लौट के आए, बाकायदा तस्वीरें आई कि ईरान के अंदर स्पेन की एम्बेसी खुल गई है। ट्रंप को उसने सीधे मना कर दिया कि हमारी जमीन और आसमान और पानी तीनों का इस्तेमाल तुम ईरान पर जंग के लिए नहीं कर सकते। और लगातार वो इस तरह के बयान दे रहा है, इजराइल के खिलाफ बयान दे रहा है, लेबनान में जो हुआ उसके खिलाफ बयान दिया, गजा पर बयान दिया। जो वहां की संसद के वीडियोज आते हैं उनको देखकर लगता है कि स्पेन में किस तरह से पूरी संसद लगभग इजराइल के खिलाफ खड़ी है। पेड्रो सांचेज गए हुए थे चाइना, और कल यह बयान आया कि चाइना से उन्होंने कहा कि दुनिया जो है, सारी दुनिया का जो मंच बना हुआ है जिसमें अमेरिका एक तरफा गुंडागर्दी कर रहा है, वहां पर उसको मल्टीपोलर बनाने के लिए चाइना को इंपॉर्टेंट रोल निभाना चाहिए। अब आज पेड्रो सांचेज और शी जिनपिंग, चाइना के राष्ट्रपति, साथ में बैठे थे, और वहां पर जिस तरह का बयान आया है शी जिनपिंग का, उसको जरा ठहर के सुनना चाहिए। शी जिनपिंग ने स्पेन के प्राइम मिनिस्टर का ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में स्वागत किया और कहा कि हमें आपस की बातचीत बढ़ानी चाहिए, भरोसे को और मजबूत करना चाहिए, करीबी सहयोग करना चाहिए, कोऑपरेशन करना चाहिए, और दुनिया को लॉ ऑफ द जंगल की तरफ लौटने से रोकना चाहिए और सच्चा मल्टीलैटरलिज्म स्थापित करना चाहिए। अब यहां लॉ ऑफ द जंगल का जो इस्तेमाल है उसको बहुत गौर से आप सुनिए। जंगल का नियम क्या है, जंगल का कानून क्या है कि जिसके पास ताकत हो वो कुछ भी कर सकता है। शेर के पास ताकत है, वो किसी को भी मार के खा सकता है। जिसके पास ताकत नहीं है उसकी कोई जगह नहीं है, उसको हमेशा बचते हुए भागना है, उसको अपने बिलों में भागना है। अमेरिका की तरफ चाइना का सीधा इशारा है कि वो दुनिया में जंगल का कानून लागू करना चाहता है, गुंडागर्दी का कानून लागू करना चाहता है, जो भी कमजोर हैं उनके ऊपर हमला करना चाहता है। अब आप देखिए, वेनेजुएला में उसने राष्ट्रपति मादुरो को सीधे उठा लिया, क्यूबा में नाकाबंदी की हुई है, और लगातार यह धमकी दे रहा है कि ईरान से एक बार हम निपट जाएं तो क्यूबा की तरफ जाएंगे। और ईरान पर उसने हमला यही सोच के किया था कि ईरान कमजोर है, हम हमला करेंगे, ईरान को पूरी तरह से दबा देंगे, वहां के लीडर्स को मार देंगे और फिर वहां का सारा तेल लूट लेंगे, 4-5 हिस्सों में ईरान को बांट देंगे। ऐसा कर देंगे कि ईरान कभी अपने पैर पर दोबारा खड़ा ना हो पाए। इस प्लानिंग के साथ ये लोग गए थे। 48 घंटे और एक हफ्ते की बात की प्लानिंग के साथ गए थे कि बस इतने में ईरान को हरा देंगे। हो गया उल्टा। ईरान ने जिस तरह का मुकाबला किया, जिस तरह से मार लगाई, जिस तरह से इनके जहाज तोड़े, हुआ ये उससे कि दुनिया के सामने ये सच सामने आ गया कि अमेरिका मजबूत है, लेकिन इतना भी मजबूत नहीं है। अगर कोई मुल्क अपनी पूरी ताकत के साथ अमेरिका से भिड़ जाता है तो अमेरिका को पीछे हटना पड़ता है। ये दुनिया के सामने बिल्कुल साफ आ गया। तो ये जो जंगल का कानून है जिसमें हर कमजोर को आप दबाना चाहते हैं, पहले तो ईरान ने उसको जबरदस्त चुनौती दी है, और अब चाइना ये बात कह रहा है कि जो इस तरह के मुल्क हैं जो अमेरिका के खिलाफ खड़े होने को तैयार हैं, उनको साथ मिलकर एक मल्टीलैटरल
न्यूट्रल वर्ड बनाना चाहिए, यानी एक ऐसा वर्ड जिसमें अमेरिका की मनमानी ना चले, दूसरे भी मजबूत मुल्क हों, और अमेरिका की ये गुंडागर्दी, ये लॉ ऑफ द जंगल नहीं चलने देना चाहिए। चाइना ये बात कह रहा है और ये बात सीधे सीधे अमेरिका के खिलाफ खड़े होने जैसी है। आगे बढ़ने से पहले एक अलग तरह की बात, मैं कभी कभी कमेंट जब देखता हूं तो मुझे खुशी होती है कि दुनिया भर के अलग अलग इलाकों से लोग कमेंट करते हैं, और अच्छा लगता है कि न केवल हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया भर में हमें देखा जा रहा है। आप भी हमें बताइएगा कहां से देख रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का जवाब दूं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको शुक्रिया कह सकूं, और आप सबको यहीं से शुक्रिया कि आप इतनी दूर दूर से हमारे चैनल को ना सिर्फ देख रहे हैं बल्कि कमेंट से नवाज रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। हम पूरी ताकत के साथ लगे रहेंगे कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको पूरा कर सकें। यही नहीं, अमेरिका ने जो नाकाबंदी की है उस पर भी विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं, चाइना के विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन हैं गुओ जियाकुन, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये जो कार्रवाई है वो खतरनाक है और गैर जिम्मेदाराना है, और ये भी कहा कि अमेरिका के इस कार्रवाई से इस पूरे इलाके में टेंशन और ज्यादा बढ़ेगा। ईरान ने यह क्लियर किया कि वो इस नाकाबंदी को नहीं मानता, इस नाकाबंदी को जंग के आगाज की तरह देखेगा, और अगर ईरानी शिप्स के ऊपर हमला हुआ तो पलटकर अमेरिका के शिप्स पे भी हमला होगा, और साथ में यह भी हो सकता है कि मिडिल ईस्ट और इजराइल पर हमले दोबारा शुरू हो जाए। ईरान ये गेम बहुत सोच समझकर और बहुत प्लान तरीके से खेल रहा है। एक तरफ तो डिप्लोमेसी से ना नहीं कह रहा। आप देखिए, पाकिस्तान गया, पाकिस्तान में बातचीत की, अपना प्रपोजल रखा, लेकिन अमेरिका के सामने झुका नहीं। अब ये बात आ रही है कि दोबारा बातचीत होगी, और दोबारा बातचीत में ईरान ने क्लियर कर दिया है कि 5 साल का मोरेटोरियम हम लगा सकते हैं, 5 साल तक हम यूरेनियम एनरिच नहीं करेंगे, इतना तो हम मान सकते हैं, लेकिन इसके आगे की बात हम नहीं मानेंगे। 20 साल और 50 साल की बात हम मानने वाले नहीं हैं, और यह भी इस शर्त पर कि ईरान के ऊपर से सारे सैंक्शन हटाए जाएंगे, ईरान का जो पैसा और एसेट्स इन लोगों ने ब्लॉक करके रखा है वो खोला जाएगा, और ईरान को बिजनेस की पूरी छूट दी जाएगी। ये सारा कुछ होगा तब जाकर ईरान ने कहा है कि हम 5 साल का मोरेटोरियम मांगेंगे। और सिर्फ यहीं तक बात नहीं है, आपको याद होगा यूएई पहुंचा था यूनाइटेड नेशन में यह डिमांड करने के लिए कि ईरान से हमको मुआवजा दिलाओ। अब ईरान ने बाकायदा यूनाइटेड नेशन में ये लेटर लिखा है, ये प्रस्ताव रखा है कि उसे मुआवजा दिलवाया जाए अरब कंट्रीज से। यूएई का नाम है, सऊदी अरबिया है, बहरीन है, जॉर्डन है, कतर है, ओमान को छोड़ के लगभग पूरे अरब वर्ल्ड का नाम लिया है ईरान ने कि इनसे हमको मुआवजा दिलाइए। अब देखिए, दुबई ये कह रहा था कि अनप्रोवोक्ड वार हुआ है, यानी हमने ईरान के ऊपर कोई हमला नहीं किया, लेकिन ईरान ने हमारे ऊपर हमला किया है, ये यूएई का कहना था, इसलिए उसको मुआवजा मिलना चाहिए। ईरान क्या कह रहा है? ईरान ये कह रहा है कि यूनाइटेड नेशन के नियमों के अनुसार अगर किसी मुल्क की जमीन और उसका आसमान इस्तेमाल हुआ है हमारे ऊपर हमले के लिए, तो वो मुल्क अग्रेसर माना जाएगा, हमलावर माना जाएगा। इस पर मैं एक दिन डिटेल में बात कर चुका हूं, आप लोग जानते हैं। तो ईरान उस नियम का हवाला देकर कह रहा है कि चूंकि कतर के बेस का, जॉर्डन के बेस का, यूएई, सऊदी अरबिया, बहरीन, इन सब बेसिस का इस्तेमाल हमारे ऊपर हमले के लिए हुआ है, तो आप हमें मुआवजा दीजिए। आज 14 अप्रैल है, अभी कुछ दिन बाकी हैं सीज फायर खत्म होने के, और उसके पहले ईरान ने न केवल जंग की पूरी तैयारी करके रखी है बल्कि डिप्लोमेसी की फील्ड में भी हर चाल चल रहा है। और आप लोग जानते हैं कि आजकल एक लड़ाई कंप्यूटर पे लड़ी जा रही है, तो वो लड़ाई जो होती है, साइबर लड़ाई जो होती है, उसमें भी ईरान ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। हंडारा ग्रुप जो है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ईरान की ऑफिशियल एजेंसी से वो सीधे जुड़ा हुआ है, उसने कल बताया कि सऊदी अरब की SULM यानी सऊदी बेसिक स्टील इंडस्ट्री और बहरीन की फौलाद, इन 2 इंडस्ट्रीज का सारा डेटा उसने हैक करके उड़ा लिया है। और इसका असर ये हुआ है कि उन दोनों कंपनीज के लिए, जो बड़ी स्टील जायंट्स हैं, बहुत बड़ी कंपनियां हैं स्टील बनाने वाली, उनके लिए काम करना मुश्किल हो गया है। यह अपने आप में बेहद मजेदार खबर है। इसके पहले यूएई के डेटा उड़ाने की बात की थी। हंडाला ने यह कहा था कि यूएई का हमने बहुत सारा डेटा हैक कर लिया है, उड़ा लिया है। इजराइल की आर्मी का बहुत सारा डेटा उसने हैक किया हुआ है, उड़ाया हुआ है, जो वो पब्लिकली भी काफ़ी सारा कुछ डाल चुका है।
तो ये जो साइबर वाली जंग चल रही है, इस जंग में भी ईरान कहीं से पीछे नहीं है। एक मजेदार तरीके के वीडियोस आ रहे हैं जिनको लीगो वीडियो कहा जाता है। ट्रंप का मजाक उड़ाते हुए ढेर सारे ऐसे वीडियोस आए हैं। असल में यूट्यूब पर ये वीडियोस आ रहे थे। एक ईरानी बंदा जो अमेरिका में रहता है वो लीगो वीडियोस बनाकर डाल रहा था। अब ये हुआ है कि यूट्यूब ने उसका चैनल ही बंद कर दिया है। कई बार आप लोग पूछते हैं कि आपके वीडियो 2 बार क्यों आते हैं, तो ऐसे ही डर हमें भी रहता है कि ईरान के पक्ष में हम जितनी बात कर रहे हैं कल को हमारे चैनल के साथ कुछ हो ना जाए, इसलिए एक दूसरे चैनल द क्रेडिबल न्यूज पर भी हम ये वीडियोस डालते रहते हैं। खैर, बात हो रही थी साइबर युद्ध की, और साइबर युद्ध में भी ईरान ने लगभग आप समझिए अमेरिका को पीछे ही रखा है। जिस तरह के कार्टून, जिस तरह के मीम्स, जिस तरह की बातें लगातार आ रही हैं, उसने परसेप्शन ईरान के पक्ष में बनाया है। उधर अगर आप ट्रंप को देखेंगे तो ट्रंप लगातार अकेले पड़ते जा रहे हैं। कनाडा का एक डेटा मैंने बताया था कि कनाडा में अब केवल 22% लोग ऐसे हैं जो इजराइल और अमेरिका को सपोर्ट करते हैं। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का बयान मैंने आपको दिखाया था, जहां वो सीधे सीधे अमेरिका को चुनौती देते हैं, जहां वो कहते हैं कनाडा के लोग अपने मुल्क में बनी हुई चीजें खाएं, जहां वो कहते हैं कि कनाडा के हर डॉलर का 70 सेंट जो अब तक अमेरिका जा रहा था वो अब नहीं जाएगा, हम दूसरी जगहों से सामान खरीदेंगे। तो कनाडा जैसा मुल्क जो हमेशा अपनी पूरी हिस्ट्री में हमेशा अमेरिका के साथ रहा है, अपनी हरकतों से ट्रंप ने उसको दूर कर दिया है। नाटो कंट्री साफ साफ मना कर रही हैं कि भैया तुम ब्लॉकेड लगा रहे हो, लगाओ, हम उसमें नहीं जाएंगे। वो ईरान के साथ अलग से समझौते कर रही हैं। बाकी कोई कंट्रीज भी इजराइल के साथ अब उस तरह से नहीं खड़ी है। आप ये देखिए कि नरेंद्र मोदी खुद गए थे इजराइल और वहां जाकर हम इजराइल के साथ हैं नारा लगाए थे, लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी का पिछले 15-20 दिन से आप कोई ऐसा बयान नहीं दिखा सकते जिसमें वो इजराइल के फेवर में बात कर रहे हों। और ईरान कह रहा है कि हिंदुस्तान हमारा दोस्त है, और अगर ईरान कह रहा है हिंदुस्तान हमारा दोस्त है इसलिए हम टॉल नहीं लगा रहे हिंदुस्तान के ऊपर, तो अंदर अंदर बहुत सारी चीजें हुई होंगी, बहुत सारी बातें हुई होंगी, जिनका अंदाजा इससे भी लगता है कि अभी अली खामनेई साहब का परसों जब 40वां मनाया गया तो पहली बार कोई हिंदुस्तानी मिनिस्टर, पॉलिटिकल मिनिस्टर उसमें शामिल हुआ। तो कुल मिलाजुलाकर स्थिति यह है कि दुनिया में ईरान का समर्थन लगातार बढ़ता जा रहा है, अमेरिका और इजराइल का समर्थन लगातार घटता जा रहा है। और इसकी एक बड़ी वजह लेबनान में वो हमला भी है जिसके वीडियो सारी दुनिया ने देखे, जिसमें देखा गया कि बेरूत के अंदर कैसे बच्चों को, औरतों को, मर्दों को, जो आम शहरी थे, उनको कत्ल कर दिया गया बम गिराकर। 10 मिनट के अंदर जाने कितनी जगह बम गिराया गया। कई कई गांव उसके बाद लगातार साफ किए गए हैं और इसको लेकर पूरी दुनिया में नाराजगी है। केन स्ट्रेमर का बयान आया, जो हमेशा इजराइल के साथ रहा है, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, और इस जंग में भी डायरेक्टली ना सही लेकिन इनडायरेक्टली अमेरिका की मदद तो की ही है। उसने कहा कि हिजबुल्लाह को डिसआर्म होना चाहिए, लेकिन इजराइल को बेरूत के ऊपर लगातार हमला करना बंद करना चाहिए, लेबनान के ऊपर हमला करना बंद करना चाहिए, शहरी इलाकों में हमला नहीं करना चाहिए, यह केन स्ट्रेमर कह रहा है। जर्मनी जो हमेशा हमेशा समर्थक रहा है लंबे समय से, क्योंकि उसको यह गिल्ट रहती है कि होलोकास्ट हमारी ही जमीन पर हुआ था, तो उस गिल्ट के चलते हमेशा वो इजराइल का समर्थन करता है। उसका राष्ट्रपति भी वेस्ट बैंक में जिस तरह से ये बढ़ते चले जा रहे हैं, 22 नई बस्तियां बसाने की बात कर रहे हैं, उसकी मुखालिफत करता है। उसके बाद उसके साथ गाली गलौज वाली भाषा में कार्ड्स लिखता जरूर है, लेकिन ये तो दर्ज हो गया कि जर्मनी के राष्ट्रपति ने भी, जर्मनी के चांसलर ने भी खुलेआम वेस्ट बैंक के मामले पर इजराइल की मजम्मत की। इसीलिए लगातार नेतन्याहू के आप बयान देखते हैं जिसमें उसकी चिढ़ और उसका फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है। सच यह है कि अमेरिका और इजराइल अब अकेले रह गए हैं। अर्जेंटीना जैसे 2-4 मुल्कों की बात छोड़ दें, या फिर उस पागल मुल्क की बात छोड़ दें, युगांडा का जो आर्मी चीफ है वो कहता है कि हम इजराइल की तरफ से लड़ने जाएंगे, जिसकी औकात अगल बगल लड़ने की नहीं है, वो इजराइल की तरफ से क्या लड़ेगा। उसका एक और पागलपन आपने सुना होगा, उसने टर्की से कहा था कि हमें $1 मिलियन दिया जाए और तुर्की की सबसे खूबसूरत लड़की जो है पत्नी के रूप में दिया जाए। तो इस तरह का कोई पागल अगर इजराइल का समर्थन करता है तो इस पर सिर्फ हंसा जा सकता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। दुनिया के तमाम मुल्क जो इजराइल के साथ बिल्कुल खड़ा हो जाया करते थे, इस समय नहीं है, और ईरान के साथ बहुत सारे ऐसे मुल्क आए हैं जो अब तक ईरान के साथ नहीं होते थे। ईरान की जो पूरी इमेज बना के रखी गई थी, मैंने पिछली बार भी जब वीडियो किया था, मेरे ख्याल से 13 अप्रैल को जब वीडियो किया था, तो बहुत सारे वीडियोस आपको दिखाए थे। ईरान की एक नई छवि सामने आई है, ईरान का शानदार मेट्रो, या फिर दुनिया का सबसे बड़ा मॉल जो ईरान में है, और या फिर शिराज से लेके इस्फहान से लेके बाकी सारी जगहों पर जो शानदार इमारतें हैं, वो सारी दुनिया अब देख रही है।
ईरान ने जो एक से एक शानदार ब्रिज बनवाए हैं, पुल बनवाए हैं, वो सारी दुनिया देख रही है। और दुनिया देख रही है कि ईरान के लीडर्स कैसे बेहद पढ़े लिखे हैं। ईरान के अंदर जो बच्चे हैं वो कैसे बचपन से ही साइंस, फिलॉसफी और हर तरह के सब्जेक्ट शानदार तरीकों से पढ़ रहे हैं। एक इमेज बनाई गई थी कि औरतें बहुत दबी हुई हैं, औरतें मोटरसाइकिल चलाती हुई दिख रही हैं, औरतें बिना हिजाब के सैयद अली खामनेई का नाम लेकर उनके समर्थन में सड़क पर उतरी हुई दिखाई दे रही हैं। दिखाई दे रहा है कि औरतें वहां कैसे हर चीज में शामिल हैं। दिखाई दे रहा है कि अपनी फैक्ट्रीज को बचाने के लिए, पावर प्लांट्स को बचाने के लिए जब ईरानी जनता सड़क पर उतरी तो उसमें औरतों की संख्या भी उतनी ही थी और औरतें भी बड़े नंबर्स में सड़क पर आईं, अपने ईरान को बचाने के लिए लगातार आ रही हैं। तो ये पूरी इमेज जो इन्होंने ईरान की बना के रखी थी वो भी जबरदस्त तरीके से टूटी है। तो आप देखें, ट्रंप हर तरीके से बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि एक प्रोफेसर हैं रॉबर्ट पेपे, जो यहूदी हैं और अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि यह जंग जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, ईरान एक सुपर पावर की तरह उभरता हुआ सामने आ रहा है। चाइना सुपर पावर है ही, रशिया सुपर पावर है ही, तो इन तीनों मुल्कों का जो कॉम्बिनेशन है उसकी तरफ दुनिया के ऐसे मुल्क जो अमेरिका और इजराइल से परेशान हैं वो हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं कि यहां एक सेंटर बने तो हम इसके साथ खड़े हो जाएं। आप ये सोचिए कि बाकी सबको छोड़ दीजिए, गल्फ कंट्रीज को देखिए, अब वो अपने हथियार खरीदने के लिए नए बाजार देख रही हैं। वो यूके से हथियार खरीदना चाहती हैं, रशिया से हथियार खरीदना चाहती हैं, दीगर मुल्कों से हथियार खरीदना चाहती हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि अमेरिका ने जो कबाड़ा उनको थमाया था और ये भरोसा दिलाया था कि वो सिक्योर रहेंगे, वो कबाड़ा ईरान के पहले अटैक में ही तबाह हो गया। तो ये जंग जब खत्म होगी, चाहे आगे बढ़कर खत्म हो, चाहे सीज फायर पे खत्म हो, तो मिडिल ईस्ट की बाकी कंट्रीज को भी एक बार सोचना पड़ेगा। और सोच रही हैं वो कि अमेरिका के भरोसे अब उनका काम नहीं चलेगा, अमेरिका का इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ इजराइल में है, और या फिर अमेरिका के ऊपर इजराइल का ऐसा प्रेशर है कि वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल के हक में काम करेगा, अरब मुल्कों के हक में काम नहीं करेगा। उधर लेबनान को भी आप देखिए, इतने हमलों के बाद भी हिजबुल्लाह पीछे हटने को तैयार नहीं है। नईम कासिम का जो शेख नईम कासिम का जो बयान आया है, जो उनका भाषण आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि हम इजराइल के खिलाफ अपने मुल्क को बचाने के लिए लगातार लड़ते रहेंगे और उस फ्रंट से भी इजरायली सैनिकों के मारे जाने की खबरें लगातार आ रही हैं। तो खबरें तो मैं लगातार दे ही रहा हूं, अपडेट्स लगातार मैं दे रहा हूं। एक बात आपसे करनी जरूरी है, वो ये कि ऐसा लगता है कि अमेरिका और इजराइल का सितारा डूबने वाला है। ये जंग अगर आगे भी चलेगी, अगर सीज फायर नहीं भी होता, तो भी मुश्किलात बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं अमेरिका और इजराइल की। जिस होलोकास्ट को लेकर इतने दिनों तक हल्ला किया गया, उस होलोकास्ट की हम सब ने मजम्मत की है, हम में से कोई हिटलर का फैन नहीं है, लेकिन नेतन्याहू अपनी हरकतों से हिटलर से भी आगे निकल गया है, ये सारी दुनिया देख पा रही है। तो जो ये बड़ी शहादत गजा ने दी है, लेबनान ने दी है या ईरान ने भी दी है, वो शहादत दुनिया के पक्ष में इस्तेमाल होने वाली है। उस शहादत का फायदा सारी दुनिया को मिलने वाला है और दुनिया में जो जंगल का राज एस्टेब्लिश करना चाहते हैं अमेरिका और इजराइल, उनकी मंशा ऐसा लगता है हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई है। अगले 2-3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार ये अपडेट आ रही है कि बातचीत कभी भी शुरू हो सकती है, कल परसों तक हो सकता है कंफर्म हमारे पास खबर हो कि बातचीत दोबारा कब हो रही है। और देखिए, मैं तो हमेशा अमन चाहूँगा, मैं तो यही दुआ कर रहा हूँ कि बातचीत जल्दी शुरू हो और ये जंग ख़त्म हो, ताकि ईरान नहीं पूरे मिडिल ईस्ट के लोग चैन की सांस ले सके। आपको क्या लगता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।